चलिए देखिए आप लोग का आज से क्लास 10 का मैथ गणित स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहले आता है वास्तविक संख्या चैप्टर 1 अध्याय 1, जिसका पहले सूत्र लिखाएंगे। 1 से लेके जितना चैप्टर है 15 तक है, 14 तक है, सभी चैप्टर का पहले क्या करेंगे, हम पहले करेंगे क्या कि फार्मूला सूत्र सबका लिखा देंगे। आज हो गया पहले का चैप्टर अध्याय 1 वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होता क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमको वास्तविक संख्या के बारे में जानना है। तो वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे तो क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जो कि हम लिखे नहीं है, वो तुम लोगों को एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन जान लेना जरूरी है। एग्जाम में जो पूछेगा वो हम यहाँ पर लिखे हैं, जो नहीं पूछागा जानना जरूरी है, वो हम तुम लोग को बता देंगे। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को दोनों का सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे जिसमें परिमेय संख्या भी रहे और अपरिमेय संख्या भी रहेगा, उसको हम दोनों को मिला के वास्तविक संख्या कह सकते हैं। पहला हो गया प्राकृत संख्या। तब प्राकृत संख्या में सीधा आप लोगों को एग्जाम होगा, जब बोर्ड का एग्जाम होगा तो आप लोग से ये नहीं पूछा जाएगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, वैसे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब किस चीज है कि प्राकृत संख्या होता क्या है, किसे कहते हैं उससे मतलब नहीं है, होता क्या है। प्राकृत संख्या का एक बार परिभाषा देख लीजिए आप लोग कि गिनती के सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती के सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3 से लेके हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, जहां तक तुमको जाना है वहां तक तू जा सकता है। इसमें क्या होगा, इसका कोई अंत नहीं है, समझिए। प्राकृत संख्या के अनंत कोई लिमिट नहीं है। पूछेगा प्रथम प्राकृत संख्या तो बता सकता है 1 है, 1 से छोटी प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा। और सबसे बड़ी ज्ञात करना असंभव है, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो प्राकृत संख्या जान गया कि गिनती के सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक। समझ गया प्राकृत संख्या। चलो अब देखो, ये इन्फिनिटी का चिन्ह है। इन्फिनिटी मतलब इसके आगे जितना बढ़ा सकता है उतना बढ़ सकता है, लेकिन इसके पीछे, एक के पीछे नहीं जा सकता। समझ गया। अब देखो सम संख्या कह रहा है, तो सम संख्या का तुम लोग को पहले हम पढ़ा चुके हैं कि वैसी प्राकृत संख्या जो 2 के पहाड़ा में आता है या 2 से विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। मतलब ये एक बात ध्यान रखना कि जो 2 से कट जाए, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, उस संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। तो सम संख्या क्या हुआ कि वैसी प्राकृत संख्या की जो 2 से पूर्णतः विभाजित, मतलब पूरा पूरा कट जाए, कोई शेष न बचे, उसको हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या हो गया 2, 4, 6, 8 से लेके, इसका भी इन्फिनिटी है, अनंत है, इसको भी सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना असंभव है। सबसे छोटी पूछेगा सम संख्या तो 2 होगा, 2 से छोट नहीं होगा। कहा है कि 2 से मात्र 2 ये कट सकता है, 1 नहीं कट सकता है। समझ गया। चलो अब देखो विषम संख्या। तब विषम संख्या का परिभाषा क्या होता है कि वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो 2 के पहाड़ा में ना आता हो। समझ गया, उसको विषम संख्या कहेंगे। जो 2 के पहाड़ा में आता है उसको सम संख्या कहेंगे। तो 2 के पहाड़ा में जो आया वो सम संख्या हो गया, जो 2 के पहाड़ा में नहीं आया वो विषम संख्या हो गया। सबसे छोटी अगर विषम संख्या एग्जाम में पूछेगा, निश्चित है पूछता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अगर पूछेगा तुम लोग से विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, तो क्या बताइएगा, 1 बताइएगा। सबसे छोटी विषम संख्या 1, और सबसे बड़ी ज्ञात करना असंभव है, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। पूर्णांक संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या एक ऐसा चीज है जो प्लस, माइनस और 0 में हो सकता है। समझिए, जैसे देखो यहाँ पर -3 लिखे हैं, -2 लिखे हैं, -1 लिखे हैं, 0 लिखे हैं, 1, 2, 3 लिखे हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि -3 है ना, तो -4, -5, -10,000, -10 करोड़, माइनस कितनों लिख सकता है, तो पीछे मुँहे जा सकता है। इसको पीछे मुँहे भी हम जितना मन उतना भगा सकते हैं, इसको आगे मुँहे भी जितना मन उतना भगा सकते हैं। समझ गया। और ये हो गया 0, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, मिड बीचों बीच मतलब होता है ना,
इसका बीचों बीच क्या हो गया, 0 हो गया। 0 से भी जितना अंदर जाइएगा उतना जाएगा, और 0 से भी बाहर जितना जाइएगा। तब पूर्णांक संख्या में क्या होता है, ना हम छोटी पूर्णांक संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, ना हम बड़ी पूर्णांक संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। समझ गया। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताओ, या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताओ, तो सबसे मूर्ख होगा। क्या है कि ना तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और ना सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, पूर्णांक संख्या हो गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तुम लोग जानता होगा कि प्राकृत संख्या के परिवार में, जैसे गिनती के संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, तो वही कह रहा है कि इसके परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में जब हम शून्य को शामिल करते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो प्राकृत संख्या आप लोग जान रहे हैं कि कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो हम वहां पर क्या करेंगे, 0 से शुरू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। 1 से शुरू होता है तो प्राकृत संख्या होता है। इतना बात आप लोग को मालूम है। चलिए, अब पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूछेगा तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है। सबसे बड़ी क्या होगा, ज्ञात करना असंभव है, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हो गया। अब भाज्य संख्या हो गया। तो भाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ गया। जिसका प्राइम फैक्टर 2 से अधिक हो, जैसे हो गया 4 हो गया, मतलब 6 हो गया, 8 हो गया। तो देखो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 4 खुद से कटेगा। तो जो संख्या 2 गो संख्या छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका प्राइम फैक्टर 2 हो, मतलब 2 से अधिक हो, और जिसका प्राइम फैक्टर केवल और केवल 2 हो, उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। जिसका 2 से अधिक हो, उसको कहेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन होगा, जो एक और स्वयं से छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। समझ गया। मतलब हमारे 6 नंबर क्वेश्चन एक बार और देखो, कह रहा है कि भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हमको कहने का मतलब ये है कि एक और स्वयं, मतलब मेरा नाम हो गया 10 हो गया। तो हम किस किस से कर सकते हैं, 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। अब कोई बच्चा का नाम है 7, वो क्या कटेगा, 1 और 7 खुद से कटेगा। तो वो जो 1 और 7 से जो कट रहा है वो अभाज्य हो गया। कहा कि वो 2 गो से कट सकता है, तीसरा कोई नहीं काट सकता है, वो अभाज्य हो गया। और जो 1 और स्वयं से छोड़कर, मतलब 10 हुआ, 1 और 7 मतलब 10 से छोड़कर कोई दूसरा भी काट रहा है, 2 और 5 भी काट रहा है, तो ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। जो 1 और स्वयं से छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो आप लोग 4 लिखिएगा, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछेगा तो ज्ञात करना असंभव है, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपको बता दिए हैं कि एक और स्वयं से छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 2 क्या है, 2 और 1 से कटेगा और 2 खुद से कटेगा। 3 हो गया, 1 और 3 से कटेगा। 5 हो गया, 1 और 5 से कटेगा। 5 और दूसरा संख्या से काट सकता है तुम लोग, नहीं काटेगा। तो जो 1 और स्वयं से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ गया यहाँ तक। 8 नंबर क्या कह रहा है कि सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या का एक होता है परिभाषा, वैसी प्राकृत संख्या जिसका मौसम 1 होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो 5 और 7 के मौसम निकालिएगा तो 1 होगा। कहा कि 5 1 से कटेगा और 7 1 से कटेगा। 5 कोई दूसर संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 कटेगा, नहीं कटेगा। तो उसको क्या कहेंगे हम, सअभाज्य संख्या कहेंगे। सअभाज्य संख्या का मतलब हो गया 2 गो अभाज्य संख्या के एक जगह लिख देंगे तो उसको हो जाएगा सअभाज्य संख्या। जैसे यहाँ लिखे हैं 5 और 7 और 2 और 3 लिखे हैं, तो क्या हो गया, सअभाज्य संख्या होगा। सअभाज्य संख्या तुम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, 3 गो 4 गो तो पहचान लेगा। तो सअभाज्य संख्या मतलब दे दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 में कि इनमें से कौन सा सअभाज्य संख्या है। कोई दे देगा 2 3 5 7 9 11 और 11 13। तो किस में लगाएगा तू, अभाज्य संख्या नहीं है इसमें, किस में लगाएगा। 2 3 तो है, 5 7 भी है, 9 11 नहीं है। कहा कि 9 एगो अभाज्य है, एगो भाज्य है। जिसमें दोनों अभाज्य होगा वही होगा क्या चीज, सअभाज्य संख्या होगा। जिसमें एगो भाज्य होगा एगो अभाज्य होगा तो वो सअभाज्य संख्या नहीं होगा।
चलिए अब परिमेय संख्या कहता है, तो परिमेय संख्या ये समझने से पहले आप लोग ऊपर नीचे आ जाइए, 13 नंबर में आ जाइए। परिमेय संख्या समझने से पहले परिमेय संख्या को हम परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है कि वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पर बच्चा को डाउट होता है कि p बाई क्यू क्या होता है। तुम लोग भी सोचता होगा कि p बाई क्यू क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर कोई संख्या लिख दिए 10/2 तो 2 से 5 कट गया, तो पूरी कट जाए वो होगा परिमेय संख्या। इसीलिए कह रहा है कि परिमेय संख्या वह संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, जहां p तथा q पूर्णांक है एवं q नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। कौन? q। वही चीज यहाँ पर स्टार देकर समझाया गया, तुम लोग को यहाँ पर पूरा समझ नहीं आएगा। यहाँ पर देखो, अर्थात p और q दोनों पूर्णांक है लेकिन q कभी शून्य नहीं हो। जैसे 4, 1.770 कभी भी काटने पर मान 0 ना हो। समझ गया? तो उसको क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या कौन कौन हो सकता है? -4 हो सकता है। आपको कहेगा सर जी √4 हो सकता है। आप तुम कहेगा सर √16 नहीं होगा, √16 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ये परिमेय हो गया, समझ गया? मतलब ये हाँ √16 हो सकता है, 7/5 हो सकता है और 2 और 3 हो सकता है। अब देखो परिमेय समझ लिया, अपरिमेय में समझो, जहां नहीं समझ में आएगा वहां तुम लोग बोल देना। अपरिमेय संख्या देखो, √5, √7, √11, √13। क्या इसमें रूट तुमको 4 नजर आ रहा है? कहीं √8 नजर आ रहा है? √32 अभी क्या चीज कर रहे हैं, 49 नजर आ रहा है? √36 आ रहा है? नहीं। जिसका स्क्वायर होगा वो कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जिसका स्क्वायर नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, जिसका स्क्वायर होगा वो परिमेय संख्या। जैसे 2 का स्क्वायर होता है 2 दूना 4। इसमें कोई ऐसा संख्या है जिसका तुम स्क्वायर निकाल सके, मतलब अंडर रूट निकाल सके? नहीं निकाल सकता है। निकालेगा तो क्या आएगा? दशमलव में आएगा, लेकिन दशमलव में आएगा। कोई एक प्राकृत संख्या नहीं आ सकता है। समझ गया? वही चीज देखो यहाँ पर दे दिया है 14 नंबर में, अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, इसमें नहीं लिखा जा सकता है। समझ गई क्या अंतर है परिमेय और अपरिमेय में? परिमेय को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आया? उसके बाद है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप चैप्टर के नाम है, आपको वास्तविक संख्या आपको हम बता दिए हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, पहले ही बता दिए हैं। देखो इसमें क्या होगा, वास्तविक संख्या में एगो परिमेय भी होगा, एगो अपरिमेय भी होगा, एगो परिमेय भी होगा, एगो अपरिमेय भी होगा। अवास्तविक में क्या होगा, या तो सिर्फ परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा, या तो सिर्फ परिमेय नहीं तो सिर्फ अपरिमेय होगा। तो यहां तक समझ गए आप लोग? 12 समझ गए, 13 समझ गए, 14 समझ गए। अब वही कहता है कि वह अपरिमेय संख्या कहलाती है जहां p तथा q पूर्णांक हो एवं q नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे यहाँ पर दे दिए, इसका पाई का मान क्या होता है? भविष्य में, जिंदगी में, आज के बाद ऐसा कहीं दिया रहे, पाई दिया रहे, तो इसका मान आप लोग, ये पाई ही दिया है ना, ये पाई के मान कितना होता है? 3.14 नहीं तो 22/7। दशमलव में अगर पूछेगा तो बोलिएगा 3.14। ठीक है? अगर आपको पूछेगा बट्टा में, तो बट्टा में भिन्न में पूछेगा तो 22/7। आप लोग बताइए पूर्णावती पाई का मान बताइए, दशमलव में बताइए, देख के बताइए, 3.14। भिन्न में बताइए। किसका मान है ये? पाई का। इसका नाम क्या है? पाई। आप लोग भविष्य में कहीं अभी नहीं देखे होइएगा, भविष्य में देखिएगा, इसको कई एक बार देखिएगा, बार बार देखिएगा। जब इस चैप्टर में हम जाएंगे तो कई एक बार, बार बार लगातार देखिएगा। तो आप लोग इसको ऐसे पहले नहीं देखे थे? नहीं देखे थे, आज देख लिए हैं। क्या होता है? इसका नाम
पाई होता है, पाई का 2 मान होता है, दशमलव में होता है 3.14 और भिन्न में होता है, फ्रैक्शन में होता है 22/7। समझ गया? चलो अब यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं हम आगे। चलो अब हो गया एचसीएफ और एलसीएम निकालने का सूत्र, जो इससे पहले हम आप लोग को गणित भारती पार्ट 1 में पढ़ा चुके। फिर वही चीज है यहाँ पर। तो आप लोग को पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया रहेगा, मौसम दिया रहेगा, कहेगा लौसब ज्ञात करने के लिए। तो लौसब बराबर फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसम। लौसब बराबर फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसम। ये हो गया कंप्लीट। अब पूछेगा तुमको, मौसम नहीं दिया रहेगा, कहेगा ज्ञात करने के लिए। कोई संख्या दे दिया रहेगा, कहेगा इसमें पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 20 है, लौसब 5 है, तो मौसम ज्ञात करें। तो मौसम ज्ञात करना होगा तो कैसे फॉर्मूला लगाइएगा आप लोग? लौसब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे लौसब। जहां लौसब ज्ञात करने के लिए कहेगा वहां क्या करेंगे? मौसम को नीचे डाल देंगे, और जहां मौसम कहेगा वहां लौसब को हम नीचे रख देंगे। सबसे पहला बात ध्यान रखेंगे, नंबर 1 में बात क्या ध्यान रखेंगे? अगर मौसम हमसे पूछ रहा है तो लौसब के क्या करेंगे? हम नीचे रखेंगे। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऊपर रखेंगे। मौसम पूछेगा तो लौसब के नीचे रखेंगे, लौसब पूछेगा तो मौसम के ऊपर रखेंगे। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हर समय ऊपरे रहेगा। समझ गया? चलो अब कह रहा है मौसम बराबर, मौसम बराबर पूछेगा तो दोनों संख्या का गुणनफल, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है? कोई कोई क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल एक ही अंक दे देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर आई फॉर्मूला पर तो लग ही नहीं रहा है। लौसब गुण पहली गुने संख्या दूसरी संख्या तो दिया ही नहीं है, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे कुछ नहीं बाबू, जहां लौसब रहेगा वहां दोनों संख्या गुणनफल करेंगे, बात वही होगा। लौसब पूछेगा तो मौसम नीचे रखेंगे, मौसम पूछेगा तो लौसब नीचे रखेंगे। कोई कोई क्वेश्चन में, ये ज्यादातर केस में ऐसा ही आता है, ऊपर वाला ही नीचा वाला में कम में आता है। समझ गया? तो आप समझ गया, लौसब बराबर दोनों संख्या का गुणनफल जहां दिया रहेगा, मौसम दिया रहेगा वहां लौसब निकाल लेगा। मौसम बराबर दोनों संख्या का गुणनफल दिया रहेगा, लौसब दिया रहेगा, तो आप लोग मौसम भी निकाल सकते हैं। अब कह रहा है 5 नंबर में लौसब गुने मौसम। क्या कह रहा है? लौसब गुने मौसम। तो लौसब गुने मौसम किसके बराबर होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिख दिए। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर किसका होता है? तो लौसब गुने मौसम। प्रोपोर्शनल होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। जैसे ऊपर देखो लौसब गुने मौसम किए हैं तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या किए हैं, उसके बाद होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसब गुने मौसम है, मतलब जस्ट प्रोपोर्शनल, उल्टा कर दिए हैं, बात वही है। चलिए अब 7 नंबर में कह रहा है कि पहली संख्या बराबर क्या होगा? तो पहली संख्या बराबर, जहां पहली संख्या पूछ रहा है वहां जरूर है कि तुमको लौसब दिया है, मौसम दिया है और दूसरी संख्या दिया है, तब ये क्या पूछ रहा है? ये पहली संख्या पूछ। तो पहली संख्या बराबर ये याद कर लीजिए, लौसब गुने मौसम बटे दूसरी संख्या, पीछे लिखा हुआ है। और दूसरी संख्या बराबर सुन लीजिए, लौसब गुने मौसम बटे पहली संख्या, जस्ट उसका उल्टा। जहां पहली संख्या कहेगा उसको दूसरी संख्या नीचे दबाएंगे, जहां दूसरी संख्या कहेगा उसको पहली संख्या को नीचे रख देंगे। बात हो गया फाइनल, सबका मान रखेंगे, आप लोग का मान निकाल लीजिएगा। बात हो गया यहाँ पर क्लियर, पहली संख्या दूसरी संख्या निकल जाएगा। अब कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय, ये एक तरह का क्या होता है? ये होता है एचसीएफ निकालने का विधि, मौसम। समझ गई? तो ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका हम कल आपको नियम सिखाएंगे, इसको यूज कैसे हम करेंगे। जब हम वास्तविक संख्या चैप्टर 1 पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया हो तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण जहां संख्या क्यू और आर का विद्यमान होगा, जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगा बी हो जाएगा, दूसरी संख्या क्यू हो जाएगा, शेष हो जाएगा क्यू हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा। जैसे तुम लोग पढ़ता है
भाग पड़ता है, भाग में क्या होता है, भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है और शेष होता है उसमें। इसमें क्या होता है, Q बराबर हो गया भागफल, R बराबर शेष हो गया, A बराबर पहली संख्या, B बराबर दूसरी संख्या। अब क्या करेगा, A बराबर पहली संख्या हम किसको मानेंगे, तो जो सबसे बड़ी रहेगा उसको हम पहली संख्या मानेंगे। 50 है और 100 है तो किसको तुम पहली संख्या मानेगा, A किसको मानेगा, बड़ी संख्या को हमको A मानना है। तो 50 है 100 है तो किसको A मानेगा, 100 के मानेगा। अच्छी बात है। ऐसा ही यहाँ पर आपको अगले दिन देखिएगा जब हम पढ़ाएंगे तो ऐसे आपका सवाल बोर्ड पर छपा रहेगा, आपको बनाना रहेगा क्वेश्चन। अब कह रहा है 2 से लेके 25 तक आप लोग पहाड़ा याद कर लीजिएगा हर हाल में, क्या कि इसमें गुना करने का समय नहीं मिलेगा बाबू। गुना करेगा तुम लोग तो टाइम पास हो जाएगा, 1 घंटा से 1.5 घंटा, 1.5 घंटा से 2 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 घंटा क्लास तुम लोग को साल भर खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं खींच सकते हैं। तो क्या होगा गुना, या अब ये नहीं कीजिएगा कि सर जी गुना दे दिए 14 गुने 14 तो 14 गुने 14 हम करते रह गए, नहीं, हमको याद रहना चाहिए कि 14 गुने 14 होता है कितना, 196 होता है कि कितना होता है, ऐसे हमको याद रहना। जैसे 25 गुने 25 दे दिए, तब तुम लोग याद कर रहेगा तब है ना। तो इसके लिए क्या होगा, 1 से लेके 2 से लेके 25 तक पहले आपसे हम कल पहाड़ा सुनेंगे, समझ गए। उसके बाद क्या होगा, 1 से लेके 30 तक वर्ग, वर्ग के मतलब होगा जय के वर्ग कहेंगे, जय से गुना कर दीजिएगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा 10 के कहेंगे, 1 से लेके 30 तक कहेंगे वर्ग लिखने के लिए, तो 1 के 1 से, 2 से 2 के, 3 के 3 से, 4 से 4 के, 5 से 5 से, 25 के 25 से, 30 के 30 से, 29 के 29 के, जय को कहेंगे उतना के आप लोग गुना करके कल लाइएगा। 1 से लेके 30 तक गुना करेंगे, वर्ग निकालेंगे। वर्ग कैसे निकालेंगे, अगर तुम लोग को बोलेंगे कि तुम लोग 27 के निकाल कर लाओ तो 27 गुने 27 कर लेना, जितना आंसर आएगा उतना लिख देना। 25 के कहेंगे तो 25 गुने 25, मतलब तुम लोग को टोटल कितना लिख के लाना है, 1 से लेके 30 तक वर्ग लिख के लाना है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्क्वायर कहते हैं, समझ गया। अब देखो यहां तक बता दिए। अब कह रहा है 1 से लेके 15 तक घन कह रहा है, जिसको हम लोग क्यू कहते हैं। तो घन कहेगा तो हम कहेंगे तुमको 15 के लिख के लाने के लिए, तो 15 गुने 15 गुने 15 3 बार गुना करेंगे। हाँ नहीं रे, 15 गुने 15 करेंगे, तब जितना आंसर आएगा फिर उसमें 15 से गुना करेंगे। जैसे देखो 10 के करना है ना, तो 10 गुने 10 कर देंगे, फिर गुने 10 करेंगे। तो जैसे एलसीएम करता है, गुना करता है, लॉसअप निकालता है, तो क्या करता है, पहले ही दोनों का गुना करता है, फिर आंसर आता है उतना गुना कर देते हैं। तो 10 के कहेगा तो 10 दाई के 100 होता है, अब फिर 100 गुने 10 करेंगे तो 1000 हो गया। ऐसे करना है, घन में 3 बेर, वर्ग में 2 बेर, समझ गया। तो वर्ग में 1 से लेके 30 तक, और घन में 1 से लेके 15 तक, पहाड़ा 2 से लेके 25 तक। आप लोग को इतना काम कल कंप्लीट करके लाना है। कल हम फिर पहले कार्य कर लेंगे, 1 से लेके 15 चैप्टर है उसमें मैथ में, शायद अभी हम कंफ्यूज में हैं, 15 ही होगा या 14 होगा, 14 या 15 है। पहले 1 से लेके 15 चैप्टर तक हम लोग करेंगे क्या, पहले टोटल चैप्टर का फार्मूला लिख लेंगे। 15 दिन हम लोग को समय इसमें लगेगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद 16वां दिन से लगभग हम लोग सरस्वती पूजा के बाद से अपना बैच पूरा ढांचा से, पूरा तैयारी से चलाएंगे। होगा तो कभी कभी होगा, क्या होगा, संडे का लगातार 5 दिन 5 घंटा हम खींच देंगे लगातार, एगो चैप्टर मैथ के खत्म कर देंगे संडे के संडे। मान के चलो कि अगर हम इस सप्ताह में, आज सोमवार है, मान लिए कि आज सोमवार है, अगर सोमवार के जो चैप्टर हम शुरू किए, मान के चलो हम 1 नंबर चैप्टर शुरू किए, अगर वो चैप्टर शनिचर तक खत्म नहीं हुआ है, शनिवार तक, एतवार के जितना बचा रहेगा ना पूरा हम घींचिए के जाएंगे यहाँ से, चाहे भर दिन लग जाए, उससे कोई मतलब नहीं रहे। कम से कम एक टारगेट रखो कि 1 सप्ताह में एगो मैथ का चैप्टर खत्म होता है, तो 15 गो है, तो 15 सप्ताह में लगभग 3 महीना में मेरा मैथ खत्म होना चाहिए। 3 महीना में, 2 महीना में साइंस खत्म होना चाहिए, 5 महीना, 1 महीना में हम पूरा सोशल साइंस खत्म कर लेंगे। क्या महीना हुआ, 3 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 1 महीना, 6 महीना। 1 महीना में हम पूरा संस्कृत देखेंगे, 7 महीना हो गया। 15 दिन में हिंदी पूरा, 1 महीना हिंदियों को देते हैं, 8 महीना।
आज से तुम शुरू कर लो। फरवरी से महीना हम जोड़ेंगे, जनवरी छोड़ देंगे, ऐसा ही हम फरवरी से जोड़ेंगे 8 महीना, अगले का 9वां महीना में सितंबर में मेरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, दिवाली और छठ से पहले। उसके बाद फिर चलेगा क्या, रिवीजन चलेगा। अब मैथ ऐसा नहीं कि मैथ हम पढ़ाना बंद कर देंगे तो तुम लोग बनाना बंद कर देना, नहीं। मैथ भले हम नहीं पढ़ाए, लेकिन एक एक चैप्टर, एक एक एक्सरसाइज तुम लोग को रोज अपने मन से बना के लाना है। जहां फंसेगा फिर उसके लिए एक्स्ट्रा हम समय निकालेंगे। सबसे बड़ी, अगर बच्चा किसी विषय में अगर मैट्रिक में फेल हो रहा है तो वो विषय है सबसे हार्ड बच्चा के लिए। हम 90% बच्चा अगर फेल हो रहा है ना, तो उसको हम देख रहे हैं मैथ में फेल हो रहा है। उसमें 7 से 8% बच्चा ऐसे होता है, 90% तो मैथ हम बता दिए, 7 से 8% बच्चा होता है संस्कृत में, और जो तुम्हारा 2 से 3% बच गया वो बच्चा होता है हिंदी में। आप कहेगा सर कि सोशल साइंस और साइंस में फेल नहीं होता है, सोशल साइंस साइंस में फेल नहीं होता है, कहियो फेल नहीं होगा, नहीं होता है। कहा कि इसमें तुमको सोशल साइंस में और साइंस में तुमको 20 नंबर प्रैक्टिकल मिल रहा है, वो भी फ्री का नंबर। 20 में कम से कम कैसनो खराब स्कूल होगा ना तो 15 से बेसिए देगा। हम लोग को दिया था 19 दिया था, तो तुम लोग को 18-19 देने की संभावना है और दे भी सकता है। ज़्यादातर यही नंबर हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल में हर जगह मिल रहा है 18-19, तो उसमें तो 18-19 नंबर तो खुदे मिल रहा है। लाना कितना है, कम से कम 30 नंबर। अरे 10 से 12 नंबर नहीं लाएगा बच्चा। तो कभी भी सोशल साइंस और साइंस में बच्चा फेल नहीं होता है। 90% बच्चा अगर फेल हो रहा है तो वो मैथ में हो रहा है। तो इसलिए मैथ पढ़ाएंगे हम 3 महीना चाहे 2 महीना, सिलेबस जय महीना में होगा, जय महीना में हम खींचेंगे। बनाना आज से एक अति कर लो कि हमको 1 घंटा चाहे 1.5 घंटा डेली मैथ बनाना है। फिक्स टाइम टेबल कर लो कि 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा डेली मैथ बनाना है। आधा घंटा हम सवेरे सवेरे उठ के 3:30 में उठो, 4 बजे उठो, इससे कोई मतलब नहीं, जय बजे उठो, आधा घंटा सबसे पहले ये फार्मूला हम देख लेंगे। 15 को चैप्टर है, 15 दिन देखेंगे। पहला दिन एक पहला चैप्टर के, दूसरा दिन दूसरा चैप्टर के। महीना में कम से कम 2 बारी तो देख लो ना। ऐज में से ऑब्जेक्टिव में से कम तुमको 10 गो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो तुम ऐ पर बना लेगा, मुंह पर तुमको याद रहेगा। पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, पूछ देगा तुमको ये फार्मूला, पूछ देगा मौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या में 4 गो ऑप्शन दे देगा, तुमको याद रहेगा तभी ना तुम टिक लगाएगा। पूछ देगा तुमको क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, व्यास का परिधि क्या होता है, वो सब याद करना होगा, हम आगे पढ़ाएंगे। समझ गया। आज के लिए तुम लोग को इतना ही है, फिर कल। लेकिन बाबू तुम लोग कोशिश करना यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक याद करने का, ये तीनों लिख कर और याद करके लाने का, तब जाके फिर कल क्लास आगे बढ़ेगा, नहीं तो यहीं पर रहेगा। चलो आज के लिए इतना ही है।